बीजेपी सांसद और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से पार्टी के उम्मीदवार वरुण गांधी ने पीएम की तारीफ में ऐसा बयान दे दिया जिस पर घमासान मच गया। वरुण गांधी पीलीभीत में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और इशारों में अपने यानी गांधी परिवार पर निशाना भी साधा। मेरे परिवार में भी कुछ लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जो सम्मान मोदी ने देश को दिलाया है शायद किसी ने देश को नहीं दिलाया। वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में और भी कसीदे गढ़े। वो आदमी केवल जी रहा है देश के लिए और वो मरेगा देश के लिए। गांधी परिवार पर वरुण गांधी के इस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत बिहार में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने की। वरुण जी को अगर वो ये नहीं कहेंगे तो हश्र देख रहे हैं सुमित्रा महाजन का, एलके आडवाणी जी का। हालांकि वरुण गांधी को अपने बयान पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना का साथ मिला। उनका भाई सामने से उभर कर आ रहा है, वो रोजाना जो गलतियां कर रहे हैं देश को किसके हाथ में देना ये भारत की जनता समझती है। सौभाग्य की बात है कि वरुण गांधी का अपनी ताई सोनिया गांधी के परिवार पर ऐसी टिप्पणी करना थोड़ा हैरान करने वाला है। माना ही जा रहा है कि वरुण ने उन लोगों की बोलती बंद करने की कोशिश की है जो उन्हें गांधी परिवार से नरमी दिखाने के लिए कटघरे में खड़ा करते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो विरोधी पार्टियों ने उसे घेर लिया। दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को आबादी के आधार पर आरक्षण देने का वादा किया गया और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को प्रतिबद्धता पत्र बताते हुए हर थाली में खाना और हाथ में कलम देने का दावा किया। इतना ही नहीं, घोषणा पत्र में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश भी की गई। राजद दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। घोषणा पत्र में आरक्षण का मुद्दा शामिल किया गया तो बीजेपी ने आरजेडी को दलित विरोधी बता दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एकल पदों पर पंचायत चुनाव में आरक्षण तक नहीं दिया। के टोकरी में फेंकने लायक उनका घोषणा पत्र है। आरजेडी के घोषणा पत्र में ताड़ी पर लगी पाबंदी हटाने का भी वादा किया गया, जिसे जेडीयू ने राज्य के विकास के खिलाफ बताया। शासन को जो राज है उसको फिर से ये लोग जंगल राज में लाने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, विरोधी पार्टियों ने आरजेडी पर आरक्षण में सवर्णों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण देने का वादा किया, जिसके लिए संविधान में संशोधन करने की बात भी कही गई है। प्राइवेट सेक्टर में दलितों और अल्पसंख्यकों को नौकरी में आरक्षण देने का भी ऐलान किया गया। वहीं तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि केंद्र में उनके गठबंधन वाली सरकार बनती है तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और हर व्यक्ति को कम से कम 150 दिन का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। वहीं राज्य से बाहर रहकर काम करने वाले बिहार के लोगों के लिए बड़े शहरों में हेल्पलाइन सेंटर बनाने की भी योजना है। सौभाग्य की एक बात यह कि घोषणा पत्र जारी कर तेजस्वी यादव ने राज्य में गठबंधन के मजबूत होने का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन विरोधी पार्टियों ने भी उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा। आरोप यह लगाया जा रहा है कि आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में भी जाति और धर्म का कार्ड ही खेला है। सौभाग्य की एक बात यह कि पेड न्यूज की शिकायत अपने आप में अनोखी है। इन सीरियल में सरकार की योजनाओं की तारीफ की गई है, लेकिन किसी पार्टी या उम्मीदवार का जिक्र नहीं है। लेकिन इसलिए अब यह चुनाव आयोग को तय करना होगा कि सीरियल में सरकार की योजनाओं का बखान पेड न्यूज की कैटेगरी में आता है या नहीं। अहमदाबाद की एक कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को समन भेजा। अहमदाबाद की एक अदालत ने राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला को मानहानि के एक मामले में समन भेजा और 27 मई को पेश होने का आदेश दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दोबारा सत्ता में आने पर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन में कांग्रेस की साख कमजोर होने का दावा किया। जब उनकी साख विपक्ष में ही नहीं है तो देश में कहां उनकी साख होगी। गुजरात के वडोदरा में मतदाताओं को धमकी देने के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट में 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। पहली बार देश में बनी धनुष तोप को जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेना को सौंपा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 200 करोड़ की ड्रग्स की एक बड़ी खेप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सौरव गांगुली ने बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त अधिकारी डीके जैन को अपना जवाब भेजा, जिसमें उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स टीम के सलाहकार बनने पर हितों के टकराव की बात से इनकार किया। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने बताया कि कोच पद के लिए 250 से ज्यादा आवेदन आए, जिसमें एक नाम जल्द तय कर लिया जाएगा। मंगलवार से सिंगापुर बैडमिंटन ओपन की शुरुआत होगी, जिसमें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और के श्रीकांत समेत दूसरे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बीसीसीआई के प्रशासकों की समिति ने बताया कि 1-2 हफ्ते में खिलाड़ियों की एसोसिएशन का गठन कर दिया जाएगा। जम्मू श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे को आम लोगों के लिए हफ्ते में 2 दिन बंद रखने के फैसले पर सियासत तेज हो गई।
कांग्रेस और आरजेडी ने हाईवे बंद करने का जोरदार विरोध किया। और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के हालात को और बिगाड़ने का आरोप लगाया। कश्मीर के अवाम को हर चीज से वंचित करना, ये कश्मीर मसले का हल नहीं है। आरजेडी ने नेशनल हाईवे बंद करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में 27-28 साल पुराने हालात पैदा किए हैं और इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी राम माधव जी गुनहगार हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने राज्य प्रशासन के इस फैसले का बचाव करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। इससे कुछ लोगों को असुविधा भी हुई है, उसी को पीडीपी और एनसी बुनाने में लगे। राज्य प्रशासन ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल की सुरक्षित आवाजाही के लिए जम्मू श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे को हफ्ते में 2 दिन रविवार और बुधवार को आम लोगों के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। सौ बात की एक बात है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद इसकी मांग उठी थी और पिछले हफ्ते पुलवामा जैसा ही आतंकी हमला होने के बाद यह फैसला किया गया कि हफ्ते में 2 दिन सुरक्षा बलों की आवाजाही होगी और आम लोगों के लिए रास्ता बंद रहेगा। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव सिर पर हो तो हर बात को चुनावी चश्मे से ही देखा जाता है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के कांग्रेस के लिए प्रचार करने की खबरों पर घमासान मच गया। खबरें हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के लिए देश भर में प्रचार करने के साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नामांकन के दौरान उनके साथ रहेंगे, जिस पर अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुटकी ली। जहां जहां श्री वाड्रा प्रचार करना जाना चाहते हैं, वहां की जनता आगाह हो जाए और अपनी कम से कम जमीनें बचा ले। स्मृति ईरानी के इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें ही घेर लिया। सांसद फंड में लगभग 6 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उनके, जो सीएजी ने उसको पकड़ा है, इसलिए स्मृति ईरानी जी को किसी दूसरे के खिलाफ बोलने का नहीं है। असल में स्मृति ईरानी अमेठी सीट से राहुल गांधी के खिलाफ एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने इस बार राहुल गांधी को हराने का दावा किया। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को भी लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के इस कदम से बीजेपी को ही फायदा होगा। कि रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में आए, पूरे देश भर में प्रचार करें ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। हालांकि आरजेडी ने रॉबर्ट वाड्रा का खुलकर साथ दिया। कोई चुनाव में भाग लेना चाहता है तो डेमोक्रेसी है, किसी को भी भाग लेने की इजाजत है। सौ बात की बात यह कि गांधी परिवार का दामाद होने के नाते रॉबर्ट वाड्रा पहले भी अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए जाते रहे हैं। इस बार मामला अलग है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। वो अग्रिम जमानत पर है, इसलिए बीजेपी वाड्रा के प्रचार करने पर और हमलावर भी हो सकती है। मुंबई के सिटी कलेक्टर दफ्तर के बाहर कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। यह हंगामा शिवसेना के उम्मीदवार राहुल शेवाले के नामांकन के दौरान हुआ, जब कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल शेवाले के नामांकन के वक्त शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस के समर्थक भी बड़ी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर पहुंचे। भीड़ के बीच से निकलकर राहुल शेवाले को नामांकन भरने जाना पड़ा। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से नामांकन भरने के बाद राहुल शेवाले ने लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताई। दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघात आता विजय निश्चित है। राहुल शेवाले के पर्चा भरने के बाद बीजेपी और शिवसेना के समर्थक भी जोश में आ गए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बल ने सभी दलों के कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। सौ बात की बात यह कि मुंबई दक्षिण मध्य सीट से शिवसेना और राहुल शेवाले और कांग्रेस के दिग्गज नेता एकनाथ गायकवाड़ के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों के समर्थक अपने नेता की जीत चाहते हैं। दबदबा साबित करने के लिए वो आपस में उलझने से भी नहीं चूक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। आरोप है कि बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की एक रैली में काले झंडे दिखाए, जिसका विरोध करने पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता को ही पीट दिया, जिसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने जाकर शिकायत की और पुलिस अधिकारियों पर ही आरोप लगा दिए। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में मौजूद पुलिस वालों से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर बिना इजाजत रैली करने का आरोप लगा दिया। बिना परमिशन के चुनाव आयोग को भी ताक पे रख के रैली निकाल लेते, जनसंपर्क करते, कोई दिक्कत नहीं थी, रैली थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 व्यक्तियों को जो है तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सौ बात की बात है कि चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन एक दूसरे से मारपीट करना सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी घटनाएं कई बार वोटिंग खत्म होने के बाद भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाती हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन को चौकन्ना रहना होगा। कुछ दिन पहले अनोखे अंदाज में भाषण देने पर सुर्खियों में आए बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल का मेरठ की एक रैली में फिर एक बार वही अंदाज देखने को मिला।
नमो 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 नमो, ये वो नमो है जिनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। पंजाब और हरियाणा में गठबंधन पर कांग्रेस के इनकार के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। हालांकि दिल्ली में अभी गठबंधन पर दोनों पार्टियों में माथापच्ची जारी है और अब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच हरियाणा और पंजाब में गठबंधन पर कांग्रेस के साफ इनकार के बाद आम आदमी पार्टी ने किसी भी हाल में जीत का दावा ठोक दिया। आम आदमी पार्टी जो है अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा को चुनौती देगी। आम आदमी पार्टी के हमले से पहले पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस ने केवल अपने बूते पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हरियाणा में किसी राजनीतिक दल से समेत आम आदमी पार्टी के या पंजाब में कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं। कांग्रेस ने दावा किया कि दोनों राज्यों में पार्टी मजबूत है, जिसकी वजह से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सौ बात की बात है कि पंजाब और हरियाणा में गठबंधन के मसले पर कांग्रेस अपना हाथ झटक चुकी है, लेकिन दिल्ली में गठबंधन पर दुविधा की वजह से न तो उम्मीदवारों की शक्ल सामने आई है और न ही चुनाव प्रचार की कोई तैयारी हो पा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। राहुल गांधी मंगलवार को 3 राज्यों में रैलियां करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को असम, बिहार और ओडिशा में 3 रैलियां करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज मामले में सरकार को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक रोड शो किया। दिल्ली के द्वारका में एक लड़के ने स्कूल की कैशियर को गोली मारकर लूटपाट की। वीडियो ऐप टिकटॉक पर मद्रास हाईकोर्ट के लगाए बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। यूपी के लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 24 किलो सोना और 52 किलो चांदी बरामद की। मुंबई के मलाड इलाके में कुछ बदमाश एक लड़की से पर्स छीनकर फरार हो गए। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विजय वारे नाम के एक आदमी की पिटाई कर दी। पिटने वाले आदमी पर आरोप है कि उसने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसी बात से एमएनएस कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया और उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखने वाले विजय वारे के घर पहुंचकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी, उन्होंने परिवार वालों के सामने ही उस आदमी को गालियां दी और माफी मांगने के लिए उठक बैठक भी करवाई। एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने हाथ जोड़वाकर माफी नहीं मंगवा ली। सौ बात की बात है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं को कानून पर भरोसा नहीं, इसलिए वो खुद कानून हाथ में लेते हैं। चुनाव के वक्त नेताओं पर टीका टिप्पणी आम बात है, फिर भी एमएनएस ने इस पर बवाल मचाया तो माना यही जा रहा है कि चुनाव में अपनी पार्टी और खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए हुड़दंग का सहारा लिया गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी पर सैनिकों की बहादुरी के पीछे अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगाया। इस देश में जब जब युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो दुश्मनों के दांत खट्टे कांग्रेस के नेतृत्व ने किए हैं। सैनिकों की वीरता या उनके शौर्य की आड़ में अपनी नाकामी को छिपाएं, ये भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में स्कूली बच्चों ने मतदान जागरूकता के लिए एक रैली निकाली। इस रैली के जरिए बच्चों ने लोगों को वोट डालने की अहमियत समझाई और तख्तियां और बैनर लेकर शहर की सड़कों से गुजरते हुए लोगों से समझदारी से वोट देने की अपील की। मतदाता जागरूकता को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रैली में आखिर में सभी बच्चे शहर के बीचों बीच इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने लोगों को चुनाव में वोट डालने की शपथ दिलवाई। सौ बात की बात यह कि स्कूली छात्रों और महिलाओं के जरिए वोट की अपील सराहनीय है। देश भर में जोर शोर से मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने पहुंचे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने अनोखा तरीका अपनाया। वहां घर घर जाकर कचरा उठाने वाली गाड़ियों में गाने बजाकर लोगों से वोट डालने की अपील की गई और इस अभियान के लिए प्रशासन ने वहां की बोली को चुना ताकि लोग अपनी बोली में गाने सुनकर मतदान के लिए जागरूक हों। सब वोट को अधिकारा। चुनाव आयोग की दलील है कि लोगों को जागरूक करने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है ताकि 11 अप्रैल को होने वाले मतदान में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सभी मतदाताओं से आह्वान किया जा रहा है कि जो इतना बड़ा पर्व है मतदान का, लोकतंत्र का जो पर्व है, उसमें सभी लोग अपनी सहभागिता करें। सौ बात की बात यह कि चुनाव आयोग और प्रशासन अलग अलग तरीके से लोगों को उनके वोट की अहमियत समझाने में लगे हैं ताकि लोग अपने मताधिकार का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें और ये पहल भी इसी कोशिश का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी सोच पर सवाल खड़े कर दिए। पूरे देश को सतर्क रहना पड़ेगा। कांग्रेस की सोच शायद एक परिवार
और अपने खुद के भ्रष्टाचार के आगे जा ही नहीं सकती। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक एनआईए के सामने पेश हुए। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक आतंकियों को फंडिंग के मामले में दिल्ली में एनआईए के सामने पेश हुए। वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी बढ़त दर 7.5% रहने का अनुमान जताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर लगाई गई रोक को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी के पास एयरपोर्ट पर सोना मिलने के मामले में उन्हें राहत मिल गई और पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें 31 जुलाई तक पूछताछ में छूट दे दी। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि अच्छी बात यह रही कि यह फटा नहीं और इसे डिफ्यूज कर दिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने अगुस्ता मामले के आरोपी सुषेन मोहन गुप्ता को 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। गुजरात के अहमदाबाद में एक इमारत की 7वीं और 8वीं मंजिल पर लगी आग के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लंदन की एक अदालत ने विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद विजय माल्या को भारत लाने की उम्मीदें बढ़ गईं। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को अगला नौसेना प्रमुख बनाए जाने को वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया। पंजाब में चुनाव आयोग ने अकाली दल की शिकायत के बाद आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप को एसआईटी से हटा दिया, जो पंजाब की पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई पुलिस की फायरिंग की जांच कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में 47 साल बाद आईआईटी दिल्ली के खिलाफ वेतन विवाद का केस जीत लिया। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ग्रैहम रीड को भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया। यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में बीजेपी के युवा सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने खाली पड़ी कुर्सियों और मुट्ठी भर लोगों के बीच ही भाषण दिया और पूरा कार्यक्रम किया। लेकिन इससे पहले मौजूदा सांसद महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के युवा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे तो कार्यक्रम में ज्यादातर कुर्सियां खाली नजर आईं। इस पर उन्होंने मंच पर खड़े लोगों को कुर्सियों पर बैठने को कहा। आप ओवरफ्लो हैं, लेकिन आप मंच फ्लो हो गए हैं। महेंद्र नाथ पांडे के समझाने पर लोग मंच से उतरे, लेकिन तब भी कुर्सियों पर कुछ ही लोग नजर आए। उनके अपने कार्यक्रम में भले ही भीड़ नहीं जुटी, लेकिन उन्होंने एसपी बीएसपी गठबंधन की रैली में जुटी भीड़ को कम बता दिया। 14 लोकसभा के अपनी पूरी संख्या बुलाई थी सपा बसपा ने, उस पर भी 2 लोकसभा की रैली भारी थी। मौजूदा सांसद महेंद्र नाथ पांडे चंदौली लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जहां 7वें चरण में 19 मई को मतदान होगा। सौभाग्य की बात है कि यूपी में बीजेपी को एसपी बीएसपी गठबंधन से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है, जिससे निपटने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय नगर में बीजेपी के युवा सम्मेलन में युवा कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी उनकी चुनावी तैयारी पर कई सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब यह इलाका खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का अपना चुनाव क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में सेना पर दिए एक बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की। प्रधानमंत्री ने बालोद की रैली में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक समेत कई मुद्दे उठाए थे। जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को इतना नागवार गुजरा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए। भूपेश बघेल ने चुनावी रैली में सेना से जुड़ा बयान देने पर प्रधानमंत्री को घेरा। प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ निर्वाचन आयोग के निर्देशों का स्वयं ही उल्लंघन कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने पीएम के भाषण की कॉपी और अपनी शिकायत चुनाव आयोग को सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। सौभाग्य की बात है कि बीजेपी के तमाम नेता और खुद प्रधानमंत्री इन दिनों अपनी हर जनसभा में आतंकवाद के बहाने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और विरोधी दलों को डर है कि कहीं इन मुद्दों से बीजेपी को फायदा ना पहुंचे, इसलिए वो इसके विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। यूपी के देवबंद में रैली के दौरान मायावती के धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल, नीरज कुमार हमें बता रहे हैं, धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को चुनाव आयोग ने पहली नजर में आचार संहिता का उल्लंघन माना है, जिसके बाद अब मायावती के खिलाफ आचार संहिता का नोटिस भेजा जा सकता है उल्लंघन का। इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को अंतिम फैसला लेना है। तो नीरज, अब क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जो चुनाव अधिकारी हैं नीचे के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है चुनाव आयोग को, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त को। और मायावती ने जो इस्तेमाल किया था शब्द का, धार्मिक शब्द का इस्तेमाल था और मुस्लिमों से अपील की थी कि वो महागठबंधन को वोट करे, ग्रैंड अलायंस को वोट करे, और पहली रैली थी। तो इस पर पूरी यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को देखने के बाद और चुनाव आयोग के जो बाकी अधिकारी हैं उनसे सलाह मशविरा करने के बाद चुनाव आयोग को लगता है कि उन्होंने पहली नजर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अंतिम फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त तो दोनों चुनाव आयुक्त करेंगे और हो सकता है कि आज देर रात तक या कल तक मायावती को नोटिस भेजा जाए। शुक्रिया नीरज आपका।
पंजाब के बरनाला में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगरूर सीट से उम्मीदवार भगवंत मान का लोगों ने विरोध किया। हंगामा कर रहे लोगों ने भगवंत मान पर इलाके में कोई काम नहीं करवाने का आरोप लगाया और चुनाव प्रचार के लिए गांव में लोगों से मिलने पहुंचे भगवंत मान के सामने ही उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। इस हंगामे के दौरान भगवंत मान वहीं खड़े रहे, जिसके बाद पंजाब पुलिस के जवानों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग शांत होने के बजाय भगवंत मान का विरोध करते रहे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस वालों ने किसी तरह नाराज लोगों को शांत किया, जिसके बाद भगवंत मान की सभा शुरू हो सकी। हालांकि हंगामे के बावजूद भगवंत मान ने अपनी सभा में इलाके में किए गए विकास के काम गिनाए और उनकी सभा में हुए हंगामे को उन्होंने विरोधी पार्टियों की साजिश बता दिया। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 24,000 ਰੁਪਏ ਵੰਡੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ 25 ਹੈ। हालांकि हंगामा कर रहे लोगों ने भगवंत मान पर इलाके की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पर इन्हें साना कोई हक नहीं मोड़े, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एमपी ਦਾ ਪੁੱਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੇੜੇ नहीं मारे ने। सौ बात की एक बात है कि लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार जनता के हित में किए गए कामों पर वोट मांगता है। हालांकि भगवंत मान भी विकास के काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लोगों का विरोध उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर सफाई दी और नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने की लड़ाई लड़ने का दावा किया। मैं चुनाव लड़ने जाता हूं तो मुस्लिम तबके के लोग ये नहीं कहते कि शाहनवाज को वोट दो, तब तो मेरे खिलाफ एक से एक साजिश हो जाती है। और अब मैं चुनाव एमपी का नहीं लड़ रहा, लेकिन पीएम का चुनाव लड़ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए। चुनावी माहौल के बीच वायुसेना ने पाकिस्तान और अमेरिका की एक मैगजीन की तरफ से चलाए जा रहे झूठ से पर्दा उठा दिया। वायुसेना ने सबूत पेश करते हुए बताया कि 27 फरवरी को पाकिस्तान का एक F-16 विमान उसने मार गिराया था, लेकिन अमेरिका की एक पत्रिका में दावा किया गया था कि पाकिस्तान के सभी F-16 विमान सुरक्षित हैं, जिसे वायुसेना ने सबूत दिखाते हुए सिरे से खारिज कर दिया। वायुसेना ने बताया कि 27 फरवरी को पाकिस्तान के F-16 और JF-17 विमानों ने उड़ान भरी थी। उस वक्त भारतीय सीमा पर उड़ रहे विमान पर लगे रेडार सिस्टम में पाकिस्तानी विमानों की हरकत कैद हो गई। Northern group was JF-17s and the central and the southern groups were the F-16s. वायुसेना ने बताया कि जब लड़ाकू विमान MiG-21 ने पाकिस्तान के विमानों को दौड़ाया था तो उसके सामने एक F-16 विमान आ गया था, जो कुछ सेकंड तक दिखाई दिया लेकिन बाद में गायब हो गया। These are the 3 F-16s and the aircraft in green on the right, which is in the blue circle, is Abhinandan's aircraft. वायुसेना ने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराने के पुख्ता सबूत पेश किए और पाकिस्तान को बार-बार झूठ बोलने से बचने की नसीहत दी। The Indian Air Force has irrefutable evidence of not only the fact that F-16 was used by BAF on 27 Feb 19, but also that an IAF MiG-21 Bison shot down the BAF aircraft. सौ बात की एक बात है कि आतंक परस्त पाकिस्तान झूठ बोलने से बाज नहीं आता। वायुसेना ने पहले भी उसका F-16 विमान मार गिराने के सबूत दिखाए थे और एक बार फिर सबूत पेश करके पाकिस्तान के साथ अमेरिकी मैगजीन के झूठ की भी पोल खोल दी। एमपी के बालाघाट लोकसभा सीट से टिकट कटने से नाराज बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत ने पार्टी को फैसले पर दोबारा विचार करने की चेतावनी दे डाली। किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आके पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है तो उचित नहीं है और इस अन्याय के खिलाफ मैं जनता के बीच जा रहा हूं। भी समय है पार्टी उस पर विचार करे। क्या खाक काम आएगी जांबाज की ताकत, क्या खाक काम आएगी जांबाज की ताकत, बुज़दिल भी है लिए नए अंदाज की ताकत। सौ बात की एक बात कही बेचैन ने, बेकार लड़ रहा है, अरे हार जाएगा, है पास में उसके तेरे हमराज की ताकत। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।